प्रोबेबल क्वेश्चन विथ आंसर, यानी आपके जो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपको जो सेकंड पार्ट का उसका पेपर नंबर 3 उसमें ज़्यादा प्रोबेबल यानी जो आने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में विथ आंसर के साथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत तक जो देखें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको BA पार्ट 2 का जो हिस्ट्री ऑनर्स है उसका पेपर 3 का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फुल क्वेश्चन रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये आपके जो एग्जाम में सेकेंड जो पार्ट है, पार्ट 2 है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच अधिकतर रहता है, ठीक है। इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें से हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1526 को जानने के साधनों का वर्णन करें, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास जो है ना 1206 से 1526 को जानने का इतिहास का वर्णन, इसका बारे में वर्णन करना है। और नेक्स्ट में सेम वही दिया है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विभिन्न साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों के महत्व की विवेचना करिए। अब देखिए सबसे पहले आपको मध्यकालीन के बारे में इसको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आंसर। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें अधिकतर उस काल के सिक्के, स्मारक और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशी यात्राओं के यात्रा विवरण का आश्रय लेना पड़ता है, ठीक है। यानी देखिए कभी भी अगर आपको कोई इतिहास अगर जानना होगा तो सबसे पहले आप उसके यहाँ का सबसे पहले उस समय के सिक्का को या फिर कोई स्मारक है या फिर अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जो ग्रंथ है उसके हिसाब से आपको पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। या फिर उसका जो पुराना स्मारक होगा या फिर विदेशी यात्री जो, जैसे मैं आपको मालूम हुआ मेगास्थनीज, उन सभी ने इंडिका नाम की कुछ रचना की है ग्रंथ की, जिसमें उन्होंने अपने इतिहास के कालक्रम में जितना भी हुआ उन सभी के बारे में उसमें रचित किया है, लिखा है, ठीक है। तो इसमें आगे हम यहाँ आगे दिया है, भारतीयोों को इस लोक की कम चिंता थी, उनका अधिकांश समय परलौकिक विषयों के चिंतन में व्यतीत होता था। अल बिरूनी ने, यानी अल बिरूनी कहाँ कराने वाला था, ये अरब का थे, ठीक ना। अल बिरूनी ने लिखा है कि भारतीय घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन है। भारतीय घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन है, यानी भारतीय लोग जो है सो अपने इतिहास पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। और ये जितने भी ज़्यादातर इतिहास है वो सभी विदेशियों ने लिखा है, ठीक है। तिथि के क्रम के संबंध में भी लापरवाह है, यानी इसमें कहा गया है कि अल-बिरूनी ने कहा है कि भारतीय लोग जो है तिथि पर भी उतना फोकस नहीं किए हैं, उसमें भी वे लापरवाह है। उसको मालूम नहीं है कि किस ईस्वी में कौन से जन्म हुआ, किसका मृत्यु, ये इसका पूरा फुल ज्ञान नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब उनसे ऐसी बात, यानी भारतीय से जब ऐसी कोई बात पूछी जाती है तो जिनका वे उत्तर नहीं दे पाते हैं तब वे कहानियाँ करने लगते हैं, ठीक है। जो ऐसा हुआ था पिछले समय ये वो, ठीक है। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य युग में भारतीयों का ध्यान इस लोक की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि आगामी पीढ़ियों के लिए वे इस अनुभव को संचित करें जिसके द्वारा भविष्य में वे लाभ उठा सकें। इस कारण से इस युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है। राजनीतिक ग्रंथों में ही सांस्कृतिक तथ्यों का कुछ उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए पहले जो भारतीय इतिहास जितने भी हुए उस सभी का ग्रंथ में रचना नहीं किया गया था, और अब जो मध्यकालीन जो इतिहास जो 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के कुछ जो सेशन है या 1200 से 1500 ईस्वी, इस बीच के ज़्यादातर इतिहास जो है सो ग्रंथ में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि पहले वो लोग नहीं लिखते थे और मध्यकालीन युग के बारे में उन्होंने कुछ ग्रंथ में लिखे हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, भारत में मुस्लिम शासन को 1200 से 1700 ईस्वी के मध्यकालीन भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा भारत में मुस्लिम शासन कब के समय, किस समय को कहा जाता है, तो 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य का, ठीक है। ऐतिहासिक अभिलेख, यात्रा विवरण, सुल्तानों की आत्मकथाएं मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा प्रचलन में आई प्रमुख सूचना स्रोतों के निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जितने भी जो पुराने इतिहास वो सभी मुस्लिमों द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मुस्लिम इतिहासकार या फिर यात्रा विवरण जो किए थे, जैसे में मेगास्थनीज था और भी बहुत सारे, अल-बिरूनी, ये सभी क्या थे, यात्री थे। वो सब इंडिया आए थे घूमने और उसके समय इन्होंने जो भारत में जो इसकी व्यवस्था थी उस सभी के बारे में उन्होंने उसमें वर्णन किया है, ठीक है। फिर आगे बताया है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ में मध्य युग 1200 ईस्वी से 1526 में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई जिनके द्वारा हम राजनीतिक दशा के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ताजुल मासरी के बारे में बताया। ताजुल मासरी जो है इस ग्रंथ को हसन निजामी ने 1205 ईस्वी में लिखना आरंभ किया था, ठीक है। ताजुल मासरी नाम का जो ग्रंथ था उसको हसन निजामी ने लिखा था। कब लिखा था, 1205 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। इसमें 1192 से 1228 तक की घटनाओं का जिक्र है। इसमें 1192 से 1228 तक की घटनाओं का जिक्र है। सल्तनत कालीन इतिहास को जानने का यह एक अच्छा स्रोत है, यानी जब सल्तनत काल जो था उस समय के जानने के इतिहास के बारे में ये जो ताजुल मासरी नामक ग्रंथ जो इसको पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इतिहास पढ़ने में, ठीक है। यह मुस्लिम सत्ता के अस्थायी होने का काल था, ठीक है। उस समय मुस्लिम नया नया आया ही था, ठीक है। आपको मालूम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है तबकाते नासरी।
तबकासी नसरी मिनहाज उस सिराज का यह ग्रंथ 1259 का इतिहास बताती है। कब का? 1259 का, ठीक ना, यहाँ पर दिया हुआ है। मिनहाज ने दास वंश मोहम्मद गौरी में होने वाली गतिविधियों के आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। मौलिक स्रोत के रूप में यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तबकाते नासरी पढ़ने से आपको मोहम्मद गौरी के बारे में पूरी डिटेल में आपको मालूम चलेगा, क्योंकि तबकाते नासरी जो लिखा है मिनहाज उस सिराज ने, उसके बारे में उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है, ठीक है। यहाँ पर बताया आंखों देखा हाल का वर्णन किया है, जिसके बारे में उसको पढ़ना, यानी जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उसको जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर पर है तारीख़ फिरोज शाही। इसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसको भी याद ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने 1359 ईस्वी में मानी तारीख़ फिरोज शाही को लिख करके पूरा किया था, ठीक है ना, इसको पूरा किया था। इसमें खिलजी एवं तुगलक शासकों की गतिविधियों का प्रामाणिक वर्णन है, यानी जो खिलजी वंश था और कौन था, तुगलक वंश, उस सभी के बारे में पूरा प्रामाणिक वर्णन दिया हुआ है। लेखक के इस काल के संतों, दार्शनिक, इतिहासकारों एवं कवियों, चिकित्सकों एवं ज्योतिषियों का भी विशद वर्णन किया है, ठीक है। यानी जितने भी उस समय के दार्शनिक, इतिहासकार, कवि, चिकित्सा, ज्योतिष, ये सभी का उन्होंने उसमें वर्णन किया है, ठीक है। 14वीं शताब्दी का सामाजिक आर्थिक दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर बताया है। फिर आगे नेक्स्ट और बताने वाले हैं, तो अपने वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में दिया यहाँ पर देखिए प्रोबेबल क्वेश्चन विथ आंसर, यानी आपके जो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपको जो सेकंड पार्ट का, उसका पेपर नंबर 3, उसमें ज़्यादा प्रोबेबल यानी जो आने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में विथ आंसर के साथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत तक जो देखिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ के सुना मध्यकालीन इतिहास के बारे में, अब सेकंड में पढ़ते हैं। तुर्कों के उदय, यानी तुर्क का उदय कब हुआ, अरब आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तुर्क का उदय कब हुआ, अरब आक्रमण कब हुआ, उनकी शासन व्यवस्था तथा सफलता का असफलता का कारण पर भी प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कों के आक्रमण के समय भारत का राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी तुर्किश जो आया था उस समय भारत में जो राजनीतिक स्थिति का कैसा वर्णन था, कैसे आक्रमण किया, उस सभी के बारे में आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत में तुर्कों की सफलता का कारणों का वर्णन करें, विवेचन करिए, ठीक है। भारत में जो तुर्किश आया था वो सब सफलता कैसे प्राप्त किया। अरे तुर्किश में कौन था, तो ये सबसे पहले जो आया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये सब तुर्किश था। मोहम्मद गौरी जो इंडिया जो आया था तो उस समय उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और उन्होंने ज़्यादातर इसमें देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया तुर्की से ज़्यादातर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ 4 साल अपना राजा रहा, वहाँ सम्राट रहा। फिर उसके बाद उसके गुलाम जो इल्तुतमिश थे वो रहा, उसके बाद रजिया सुल्तान रहे, उसके बाद बलबन आया। ऐसे करते करते उस सभी के बारे में बताया कि तुर्किश जो कैसे सफलता इंडिया में प्राप्त किया, उस सभी के बारे में आपको विवेचन करना है। यहाँ पर 4था नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें PDF में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन, चरित्र एवं उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन कैसा था, वो सबसे पहले तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो राजा बना, फिर राजा बना तो क्या सम्राट बना, उसके बाद सम्राट के बाद आगे जो अपना कुछ जैसे कुतुब मीनार बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। उस सभी के बारे में उपलब्धियों, चरित्र, और जो मृत्यु हुआ था उसका, जो घोड़ा दौर में घोड़ा ने खान दिया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, सभी को ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सल्तनत कालीन उद्योग तथा शिल्प पर एक निबंध लिखे। अब सल्तनत काल में जो उद्योग था, ठीक है, सल्तनत काल में जो उद्योग धंधा सब था उस सभी के बारे में बताना है कि उस समय कौन से उद्योग होते थे, कौन से कारखाना स्थापित हुए, ठीक है, उस सभी के बारे में। फिर नेक्स्ट है एक शासक और विजेता के रूप में इल्तुतमिश के कार्यों की समीक्षा करें, ठीक है। फिर क्या आप समझते हैं कि भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक वही था? जी हाँ, क्योंकि देखिए वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से वहाँ अच्छा से राज किया, क्योंकि इल्तुतमिश ने लगभग 19 साल तक राज किया था, ठीक है। और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल ही अपना राज किया था, जिस कारण वो उतना कार्य नहीं कर पाता, इस कारण उसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा गया। तो इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा गया था। वो सही है कि नहीं है उसके बारे में पूरा विवेचन दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है शासिका के रूप में सुल्ताना रजिया का मूल्यांकन दीजिए, उसकी असफलता के क्या कारण थे। आपको यहाँ मालूम होगा कि शासिका जो रजिया सुल्तान बनी थी तो वो अपने जीवन चक्र में बहुत ही अच्छा काम की थी, लेकिन जो लोग थे वो लड़की समझकर उसे चाहते थे कि वो राज नहीं करें, ठीक है, लड़की कैसे देश को संभालेगी, जिस कारण उसकी असफलता हुई, ठीक है। नहीं तो अगर लोग सपोर्ट करते तो उसकी सफलता जरूर होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बलबन की जीवनी तथा उपलब्धियों का वर्णन करें, इसके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है, आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण करवाया था, आपको मालूम होगा।
ठीक है। उन्हें क्यों करवाया था? क्योंकि देखा था कि बगल में कुतुब मीनार था, इस कारण उन्होंने अपना एक पहचान बनाने के लिए अलाई मीनार का निर्माण कराया। ठीक है। अलाउद्दीन के चरित्र एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन दीजिए, सभी के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट आगे, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था का आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। अब अगला है फिरोज शाह तुगलक की प्रशासकीय एवं धार्मिक नीति का वर्णन करें। फिर मंगोल संकट पर एक निबंध लिखना है। यानी जो इनमें बेस्ट है ना, इसी समय से पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर आप क्वेश्चंस को याद रखिएगा। ठीक है। उसको पढ़िए, कहानी को पढ़िएगा, अपने आप आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो पेपर 4 को हम जल्दी लाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।